मेरी YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका दिल से स्वागत है। प्रोफेशनल इथिक्स ट्यूटोरियल लेक्चर के तहत आज के लेक्चर्स में हम यूनिट 3 देखेंगे। एक्चुअली ये यूनिट 3 का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने इथिकल डिलेमास एंड हाउ टू रिसोल्व द इथिकल डिलेमास के बारे में देखा था। तो आज के लेक्चर्स में हम सोर्स ऑफ इथिकल प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू रिसोल्व एन इथिकल प्रॉब्लम्स के बारे में देखेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने यूनिट 3 के आगे के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज वीडियो लेक्चर्स देख लीजिएगा, जिनसे आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो जाए। और अगर अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब की नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे मेरे प्रोफेशनल इथिक्स के आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, सोर्सेस ऑफ इथिकल प्रॉब्लम। मतलब किसी भी पर्सन को अनइथिकली बिहेवियर करने के लिए कौन से सोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है, क्या फैक्टर्स है, ये सब हम इस टॉपिक्स में देखेंगे। अब सबसे पहले इथिक्स, तो हमने अभी तक ऑलमोस्ट सभी लेक्चर्स में डिस्कस किया। इथिक्स मींस व्हाट? इन सिंपल टर्म्स अगर हम बात करें तो व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज द रॉन्ग, this is a ethics. Okay दोस्त, now according to the Keith Davis and the William C. Frederick, ethical challenges in business take several forms and raise different kind of ethical dilemmas. Ethical challenges and their attendant dilemmas may arise due to the failure person character, मतलब पर्सन, किसी भी पर्सन का कैरेक्टर अगर फेलियर हो तो उसके वजह से बिजनेस में आपका इथिकल डिलेमास आप देखोगे। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनल वैल्यूज एंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, मतलब पर्सनल की खुद की जो वैल्यू अलग होती है और ऑर्गेनाइजेशन का गोल दोनों अलग अलग होते हैं, तो दोनों में टकराव पैदा होता है, उस वजह से एम्प्लॉय होते हैं, उसके इथिकल डिलेमास उसमें आप देख सकते हो। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स वर्सेस द सोशल वैल्यू, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल और सोशल वैल्यूज अगर दोनों में कन्फ्लिक्शन है तो आप इथिकल डिलेमास देख सकते हो। इन द हजार्डियस बट द पॉपुलर प्रोडक्ट, मतलब आप ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हो जो नुकसानकारक है बट वो पॉपुलर है, तो इसकी वजह से भी इथिकल डिलेमास आप एम्प्लॉय में देख सकते हो। तो ये मेन 4 रीजंस है जिसकी वजह से हम इथिकल प्रॉब्लम्स इन द एम्प्लॉयमेंट देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं 1 बाय 1 ये सारे प्रॉब्लम्स। ये 4 प्रॉब्लम्स के अलावा भी कुछ प्रॉब्लम्स है जिसको हम पहले देख लेते हैं। Added to this, there may arise other ethical challenges when corporation cross boundaries and become the multinational companies, मतलब जब कंपनी हो सीमित दायरे में काम करती है और उसका एक्सपांशन करती है तब भी उसके एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उसमें भी इथिकल डिलेमास देख सकते हो। यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, चलो इसके लिए एक एग्जांपल्स लेता हूँ। जैसे कि मानो हम हमारे गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात में आप अहमदाबाद में एक छोटी सी लोकल कंपनी है, ठीक है। अब वो लोकल कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांस कर लिए, तो अब क्या होगा, जो वो अपने बिजनेस एक्सपांस करेगी तो क्या होगा, तो नई कंट्री में जाएगी, तो वहां पे एम्प्लॉय हायर करेगी। अब जो पुराने एम्प्लॉय है और नए एम्प्लॉय है दोनों में क्या होगा, संघर्ष होगा। संघर्ष मतलब मैं यहाँ का पुराना एम्प्लॉय हूँ, वो बोलेगा आपसे अच्छा मैं हूँ, तो ये दोनों में कंपनी के जो इथिकल डिलेमास होते ये दोनों, तो ये संघर्ष में आप देख सकते हो कि एम्प्लॉयमेंट में इथिकल डिलेमास प्रॉब्लम आ सकती है। नेक्स्ट, never technologies diverges religions, culture and social beliefs, different economic system, political system and ideology may bring in their own dilemmas and the problem. यहाँ पे हम 1 by 1 देखते हैं फैक्टर्स। newer technologies मतलब हम चलो देखते हैं
न्यू टेक्नोलॉजीज एंड द डाइवर्जेंस रिलीजन्स, ये दोनों टॉपिक कवर हो जाएगी। ऐसा एग्जाम्पल्स देखते हैं। हमें पता है जब इंडिया की आज़ादी की लड़त हो रही थी तब अंग्रेज हुकूमत ने एक कारतूस निकाली थी जिसमें पिग और काऊ मतलब डुक्कर और गाय माता दोनों का मीट यूज हो रहा था। अब दोनों का मीट यूज हो रहा था तो वहां से वो टेक्नोलॉजी तो नहीं लाए, ठीक है, गोली की, लेकिन वहां के जो उसकी प्रोडक्शन थी, टेक्नोलॉजी में जो मटेरियल यूज हो रहा था उनसे जो उनके जो सैनिक की टुकड़ियां थी मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों के जो रिलीजन्स थे वो कहीं ना कहीं चोट कर रहे थे उन्हें। तो इसकी वजह से वहां पे आप देख सकते हो कि सैनिकों ने संग्राम कर दिया था, ठीक है। कल्चर एंड द सोशल बिलीफ, तो ये भी एग्जांपल्स आप इसके साथ जोड़ सकते हो। कल्चर एंड द सोशल बिलीफ, डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स, political systems and the ideology may bring in their own dilemmas and the problem. The issue and the problems confronting business are large, varied and the ever growing. Different function of management like marketing, production, financial, human resource, management, sales, service, etc. through of different problems and the dilemmas. मतलब जब कंपनी अपना बिजनेस एक्सपांस करती है तो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसका जो मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। जैसे कि मार्केटिंग का बात करें, अगर आप गुजरात के जो लोकल पर्सन है उसको अगर आप मुंबई के एरिया में मार्केटिंग करने के लिए भेजोगे क्योंकि आप एक्सपांस कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है उनका जो पर्सनल हो, तो जो लोकल पर्सन होता है गुजरात का वो मुंबई में जाके एक तो ठीक से काम नहीं कर पाएगा क्योंकि वो वहां से एरिया से अवेयरनेस नहीं है। तो दूसरी चीज वो अपने होम को छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है तो उस वजह से भी उसका इथिकल डिलेमास आप देख सकते हो। प्रोडक्शन में भी आप सेम देख सकते हो। फाइनेंशियली भी चीज आप देख सकते हो कि अगर आप मुंबई में जो एम्प्लॉयमेंट है उसे 10,000 सैलरी दे रहे हो और वही जो बंदा मुंबई बेस्ड काम कर रहा है उसको आप 25 दे रहे हो, तो दोनों अपने आप कंपैरिजन करेंगे जिसकी वजह से इथिकल डिलेमास आप देख सकते हो। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, सेल्स, सर्विस, तो ये सारे जो है वहां पे आप देख सकते हो ड्यू टू द बिजनेस एक्सपांस देयर विल बी द इन द एम्प्लॉयमेंट ethical dilemmas. The primary task for the business are to be aware of the ethical dimension, to learn how to reason ethically as well as economically, and to incorporate ethical consideration into the firm's operation. यही बात यहाँ पे बताई गई है। So अब हम वन बाय वन the main जो 4 रीजन थे ethical, तो अब हम वन बाय वन सोर्सेस ऑफ द इथिकल प्रॉब्लम जो थे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट था फेल्यूर ऑफ द पर्सनल कैरेक्टर। अब इसके लिए आपको बेस्ट एग्जांपल हम एचआर का ले सकते हैं, ठीक है। शायद यहाँ पे भी एचआर का एग्जांपल दे रखा हो, तो पहले हम देख लेते हैं। अ मेजर सोर्स ऑफ इथिकल प्रॉब्लम इज फेल्यूर ऑफ पर्सनल कैरेक्टर। कंपनीज थ्रू no fault of their own may recruit workers whose personal value are not desirable without knowing the workers background। मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ज्यादातर इथिकल प्रॉब्लम्स आपको कहाँ पे देखेंगे, कंपनी में इथिकल प्रॉब्लम्स कहाँ पे देखोगे, जहाँ पे व्यक्ति का खुद का कैरेक्टर सही नहीं है। और ये सही नहीं है व्यक्ति का कैरेक्टर, उसके लिए कंपनी भी तो जवाबदार नहीं है, क्योंकि जब भी एचआर होते हैं वो किसी भी एम्प्लॉयमेंट का रिक्रूटमेंट करता है तो वो उनकी क्वालिफिकेशन बेस्ड उनका रिक्रूटमेंट होता है, उनका टेक्निकल नॉलेज बेस्ड उसका रिक्रूटमेंट होता है, उसका स्किल बेस्ड उसका रिक्रूटमेंट होता है, ना कि उसके पर्सनल बिहेवियर बेस पे, ना कि उसका जो बैकग्राउंड है उसके बेस पे उसका रिक्रूटमेंट होता है। अब अगर उसके बैकग्राउंड बेस पे रिक्रूटमेंट हो तो हो सके कि आप इथिकल पर्सनल कैरेक्टर की वजह से इथिकल प्रॉब्लम ना हो पाए। जैसे कि when they recruit their employee, they look for the people with educational qualification, जैसे कि हमने कहा, and the experience that will match their job profile. If the recruiter know that among otherwise qualified person
Some are undesirable, they will weed them out, but it is very difficult to spot person with unethical qualities or to anticipate them to be so in the future or to measure their nature. मतलब मगर यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर एचआर कंपनी मानो कि उसके क्वालिफिकेशन और बैकग्राउंड चेक करके उसका रिक्रूटमेंट करता है, फिर भी इसकी गारंटी तो नहीं है ना कि पर्सनल की जो डिजायर्ड है वो आप जान सको, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर पर्सन का कैरेक्टर फेल्यूर उनकी डिजायर की वजह से होता है. Without such knowledge, if recruiter take them in, without such knowledge, if recruiter take them in, those employee may embezzle, horn, steal supplies from the company, paid expension accounts, take unjustified leave, shrink obligation to fellow workers, take bribes for the favoring suppliers, use inside information for their personal benefit and to the detriment of others. मतलब अगर आप उसका बैकग्राउंड के भी जानते नहीं और उसका रिक्रूटमेंट कर लेते तो पॉसिबिलिटी है कि जो एम्प्लॉय है वो फंड की चोरी कर सकता है. अगर वो अकाउंटेंट डिपार्टमेंट से, अगर वो सप्लाई चेन से, तो आपका जो सप्लाई है मटेरियल है उनको वो चोरी कर सकता है. अगर वो अगेन अकाउंटेंट डिपार्टमेंट से तो फेक अकाउंट बन से एक कंपनी पैसे ट्रांसफर कर सकता है. ये सब आजकल आप न्यूज़पेपर में देख सकते हो कि ज्यादातर इथिकल डिलेमास देख रहे हो आप कंपनियों में. हो सकता है वो बिना जरूरत लीव ले ले, क्योंकि ज्यादातर हमें पता है कंपनियों में लीव दे रखी होती है, इतनी लीव आपको मिलेगी, तो अब उसको जरूरत नहीं फिर भी वो लीव मिल रही है, तो जब भी कंपनी को ज्यादा जरूरत है तो वो लीव ले लेता है. तो हो सकता है ऐसा भी हो, किसी फेलो वर्कर को वो अपने काम करने में भी रुकावट कर सकता है. अगर वो सप्लाई चेन से हो अगर वो सप्लाई चेन से हो तो किसी सप्लायर्स के माल लेने के लिए वो फेवर कर सकता है और उसके लिए वो लांच ले सकता है. अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन वो दूसरी जो कंपटीटर और पीयर कंपनी है उसको दे सकता है अपने बेनिफिट की वजह से. तो हो सकता है अगर आप किसी एम्प्लॉयमेंट की बैकग्राउंड या नॉलेज चेक किए बिना उसका रिक्रूटमेंट कर सकते हो, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो ड्यू टू द इथिकल डिलेमास. Such unethical person reflect the manner of their upbringing, early familial and childhood experience, the type of schools they attend, the friends they had and values of their immediate society. मतलब अब आप उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहते हो, किसी एचआर रिक्रूटमेंट है वो उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहते हो, तो चेक कैसे करें वो चीज यहाँ पे बताई गई है. आप अगर उसका मैनर मतलब उसका पालन पोषण हुआ है, किस मैनर से हुआ है, वो अगर आप देखो तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी कैरेक्टर ऐसा हो सकता है, ठीक है. उसकी फैमिली और उसका चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंस है, जो स्कूल कॉलेज, वहां से आप जान सकते हो कि उसका बिहेवियर कैसा है, वो पर्सन कैसा है, वहां से आपको पता चल सकता है. वो स्कूल रेगुलर अटेंड कर सकता था वो स्कूल रेगुलर अटेंड कर रहा था या नहीं, ये सारी चीज आपको देख के आपको उसका बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक कर सकते हो. वैसे उसका जो फ्रेंड सर्कल है वो देख के भी आप पता चल सकता है. तो ये सारा चीज जान के आप किसी पर्सन को रिक्रूट कर रहे हो तो हो सकता है कि आप जो सोर्सेस ऑफ इथिकल प्रॉब्लम है वो कम हो जाए. Since business does not have an ethical screen, if it recruit and employ some such person, it is not to be blamed for the situation. मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि अब बिजनेस कर रहे हैं, उसके पास कोई ऐसा स्क्रीन तो नहीं है, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है कि वो पर्सन पे लगाए और पता चल जाए कि ये पर्सन इथिकली है या अनइथिकली है. तो अगर वो किसी पर्सन को रिक्रूट कर रहा है तो वो किसी पर्सन को ब्लेम भी नहीं कर सकता कि आप ये सिचुएशन में अनइथिकल बिहेव कर रहे हो. नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पर्सनल वैल्यूज एंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स. यहाँ पे पर्सनल वैल्यूज मतलब कोई भी एम्प्लॉय है वो किसी भी
ऑर्गेनाइजेशन में जब काम करता है तो उसकी खुद की भी पर्सनल वैल्यूज होती है, और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आगे बढ़ने के लिए उसने भी खुद के कुछ गोल सेटअप किए होते हैं। अगर इन दोनों में कंफ्लिक्ट है तो ethical dilemmas आप देख सकते हो। Another source of conflict that gives rise to an ethical dilemma is when the company uses method or pursue goals unacceptable to the manager or an executive। मतलब अगर आप ऐसे कोई गोल सेट कर रहे हो जो आपके मैनेजर और एग्जीक्यूटिव है उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो दोनों में क्या हो गया, कंफ्लिक्ट हो गया, जिसकी वजह से मैनेजर और जो एग्जीक्यूटिव वो ठीक से काम नहीं करेंगे, और इथिकल डिलेमास आप मैनेजर और एग्जीक्यूटिव में देख सकते हो। A typical example was that of George Court, a marketing executive of the pharmaceutical giant Bayer AG. In 2003, the company hatched a conspiracy to overcharge the American Medicaid program for the antibiotic Cipro। इसका एक नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है जॉर्ज क्यूटो, जो कि एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे फार्मास्यूटिकल जायंट कंपनी बेयर एजी। और बेयर एजी क्या कर रहा था 2003 में, जो अमेरिकन मेडिकल प्रोग्राम था जो एंटीबायोटिक सिप्रो देने के लिए चल रहा था उसके लिए ओवरचार्ज कर रहा था। अब जो जॉर्ज क्यूटो ने क्या किया, जो ओवरचार्ज वो कर रहा है अमेरिकन मेडिकल प्रोग्राम के तहत बेयर एजी कंपनी, उसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ दी, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे उसका मुहिम छेड़ना क्यों था, क्योंकि कंपनी का मेन गोल क्या था, प्रॉफिट अर्न करना, जबकि जो जॉर्ज क्यूटो के पर्सनल वैल्यूज ये थे कि उसको सोसाइटी के बारे में वो देख रहा था कि ओवरचार्ज नहीं करना चाहिए, जितने गवर्नमेंट ने चार्ज रखे उतनी चार्ज आप रखो। तो दोनों के जो गोल थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, जिसकी वजह से जॉर्ज ने कंपनी के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, आप ऐसा कह सकते हो। तो थैंक्स टू कोर्ट एफर्ट टू लेट द कंट्री नो ऑफ द कंस्पिरेसी, बेयर एजी प्लेज गिल्टी टू द क्रिमिनल चार्ज एंड पेड ए फाइन ऑफ $257 million when court's exposure brought to the knowledge of public authority, Food and Drug Administrative, that Bayer AG used to relabel Cipro and sell it to another pharmaceutical company, Kaiser Permanente, with a different identification number so that it could claim more money from the Medicaid program। यहाँ पे जो एजी बायर कंपनी थी वो क्या कर रही थी, जो कंपनी के फूड एंड ड्रग जो कोई एक वो क्या कर रही थी, तो वो अमेरिकन मेडिकल क्योर प्रोग्राम के तहत जो ड्रग आ रही थी उनका जो लेबल था उनको रीलेबल करके वही ड्रग वो ज्यादा पैसे में बेच देती थी सिप्रो को। ठीक है, जिनकी वजह से उनको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। तो ये उसका जो एग्जीक्यूटिव में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, उसको इस बारे में पता चल गया, उसने कंप्लेन कर दी कहाँ पे, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव के डिपार्टमेंट में, जिसकी वजह से एजीबीआर कंपनी को करीब $257 मिलियन का जुर्माना हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप कह सकते हो दोनों के गोल अलग अलग थे, जिनकी वजह से कंपनी को भारी नुकसान हुआ। In this case, Quto's personal value conflict with the goal of Bayer, which was to profit by overcharging the Medicaid program by dumping the authorities। वही बात मैंने कही कि यहाँ पे जो कुटोस का पर्सनल वैल्यू थे और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल था टू मेक द मोर ए प्रॉफिट बाय ओवरचार्जिंग द मेडिकेयर प्रोग्राम बाय डंपिंग द अथॉरिटीज, दोनों में कंफ्लिक्ट हो गया। ठीक है, he had heard Heinz Wemmler, head of Bayer's US operations, say in a compulsory ethics training program, you will never be alone in the adhering to the high standards of the law, in following ethical business and continue so you feel prodded, speak to a lawyer or call me। I am serious about that। Quto's conscience revolted against the hypocrisy of the top management। He wrote a short memo to his boss questioning him how the company reconciled the Medicaid practice with the company's expectation of all employees adhering to the spirit and the letter of the law। मतलब यही बात बताई कि उसने कंपनी के खिलाफ मुहिम कर दी। ठीक है दोस्तों,
एक्चुअली उसने मुहिम कैसे छोड़ की, तो उसने अपने बॉस को ही एक लेटर लिख दिया कि आप ऐसा कैसे कर रहे हो। तो उस लेटर का, कुटोस के लेटर का किसी ने रिप्लाई नहीं दिया। सो कुटोस वेंट टू अ लॉ फर्म व्हिच एग्री। तो कुटोस के जो नोट थी उसका किसी ने रिप्लाई नहीं दिया, जिसकी वजह से कुटोस ने एक लॉ फर्म का संपर्क किया और उस लॉ ने कंपनी के खिलाफ 2000 में लीगल एक्शन के लिए एग्री हो गए, जिसकी वजह से लू कुटोस ने कंपनी क्विट कर दी। In most cases, companies resort to unethical practice due to the following two reasons: intensive competitive pressure and exclusive focus on economic goal of making profit। यहाँ पे कंपनी ज्यादातर अनइथिकल प्रैक्टिस क्यों कर रही है, तो एक तो है इंटेंसिव कॉम्पिटिटिवनेस प्रेशर, मतलब दो कंपनी के बीच का जो कंपटीशन का प्रेशर है उसकी वजह से वो अनइथिकल प्रैक्टिस करते हैं, और दूसरा ड्यू टू द प्रॉफिट। ठीक है, तो एम्प्लॉय लाइक जॉर्ज कुटो वेर नॉट ट्रबल मेकर्स बट employee like George Couto were not troublemakers but in fact troubleshooters। Their personal value and goal of their companies threw up an ethical dilemmas। मतलब जैसे अगर तो अगर कंपनी के गोल के बेस आप ना देखो तो जॉर्ज कुटो क्या है, ट्रबल शूटर है, जबकि कंपनी के केस पे आप देखो तो वो क्या है, ट्रबल मेकर है। तो आप देख सकते हैं कि पर्सनल वैल्यूज एंड द गोल ऑफ देयर कंपनीज थ्रू अप एन इथिकल डिलेमास। थर्ड वन इज द ऑर्गेनाइजेशनल गोल वर्सेस द सोशल वैल्यूज। तो यहाँ पे भी आपको सेम कुछ पर्सनल वैल्यूज और सोशल वैल्यूज के जैसा ही देखेगा, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी की वैल्यूज और ऑर्गेनाइजेशन का गोल। अब ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो हमें पता ही है, उनका गोल प्रॉफिट ही करना होता है। अब सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी का मेन पर्पस ये होता है उनकी जो प्रोडक्ट उसको मिल रही है वो अच्छी मिल रही है, रीजनेबल वैल्यू मिले। लेकिन ड्यू टू द प्रॉफिट रीजन सोशल वैल्यूज एंड द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स दोनों में कंफ्लिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इथिकल डिलेमास आप देख सकते हो। Activities of a company may be considered unethical by the stakeholder due to the changing social scenario. In a fast-changing situation, a company may find itself at odds against the changing social values। मतलब हम देख सकते हो कि आजकल कंपनी के तो यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन कोड की बात करते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ कंडक्ट होता है कि आपको ये सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं। ये सारे रूल्स में पहले तो हम ये कह सकते हैं टाइमिंग, सेकंड ड्रेस सेटअप, थर्ड हम कह सकते हैं रिस्पेक्ट। तो ये सारे चीज भी आप कंपनी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है और उसके जो एम्प्लॉय है उनके बीच में इथिकल डिलेमास इथिकल डिलेमास प्रोड्यूस कर सकता है। अब कैसे, तो जैसे कि यहाँ पे पहले ही रीजन बताया कि हिराचल सेटअप मतलब सीनियर एग्जीक्यूटिव्स कुड बी एड्रेस ओनली एज द सर, मतलब आपके जो बॉस है उसको आप सिर्फ और सिर्फ सर कह के ही बुलाना है, चाहे वो आपसे छोटा हो तो भी आपको उसको सर कह के बुलाना है। Hours of work were generally fixed from 9 AM to 5 PM. Employees were expected to come to office well dressed। तो जो यही बात मैंने ऑलरेडी बताई आपको, टाइमिंग की वजह से भी इथिकल डिलेमास हो सकता है, ऑफिस वेल ड्रेस की वजह से भी इथिकल डिलेमास आप देख सकते हो। मेन एंड वुमन एम्प्लॉय रेयरली मिक्स, कीप्ट अ रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर, वुमन रेयरली इफ एवर वर्क ड्यूरिंग नाइट्स। मतलब अगर मेन और वुमन दोनों वर्क कर रहे तो आप देख सकते हो कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से भी इथिकल डिलेमास आप देख सकते हो। और ये ज्यादातर कब हो जाता है, जब वुमेन्स नाइटली वर्क करती है। बट can we visualize such a situation today in many of our modern office? The situation has now totally changed, and if any organization managed by are conservative insist on a model dress code, 9 to 5 working hours
expect juniors to address senior executives, search, resort to moral policing, etc. There will be a virtual riots in its premise. मतलब ये सारा जो पहले चल रहा था 1990 के आसपास में, और अभी की बात करें तो अभी बहुत सारा चेंजेस हो गया। अगर ये सारी चीज आप अपने कोड ऑफ कंडक्ट में रखोगे तो उसको वर्चुअल राइट्स माना जाता है, जो कंपनी है उसकी प्रीमाइसिस के अंदर ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, तो ये सोशल वर्चुअल राइट मतलब सोशल गोल्स यहाँ पे और कंपनी के जो गोल्स है दोनों में कंफ्लिक्ट हो जाता है। केथ डेविस एट एल point out some instances wherein some companies anticipate shift in values and attitude of people and try to align themselves with these to avoid ethical conflict and the dilemmas। मतलब केथ डेविस ने बताया कि ज्यादातर कंपनी ये जो इथिकल डिलेमास ये सारी हो रही है उसकी वजह से शिफ्ट में वर्क करती है। उस शिफ्ट में भी एम्प्लॉय को उसके जो वर्क हिसाब से Procter and Gamble withdraw its relenting promptly when its use was linked statically to some debt, and the Johnson & Johnson cleared all retail shelves of its tailored analysis within days of the discovery that some containers have been poisoned। मतलब यहाँ पे दो अलग अलग एग्जांपल्स दे रखे। तो दोस्तों यहाँ पे दो अलग अलग कंपनी की बात कही है। एक कंपनी है प्रोक्टर गैम्बलिंग एंड एक तो जॉनसन एंड जॉनसन है। तो हम ज्यादातर देखते हैं कि कोई भी कंपनी अगर उसकी प्रीमाइसिस या उसकी प्रोडक्ट में कोई भी खामी आती है तो खुद की ब्रांड को बचाने की ओर देखती है, ना कि सोशल वैल्यू की ओर, जिनकी वजह से सोसाइटी में उनकी प्रोडक्ट की वजह से जो प्रॉब्लम दिक्कत हुई है उनको वो नहीं देखती और उनकी जो प्रोडक्ट है या उनकी जो ब्रांड है उसके बचाने में वो जुड़ जाती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कंपनी और सोसाइटी बीच में गोल होता है, उनमें कंफ्लिक्ट हो जाता है और जिसकी वजह से सोसाइटी में इथिकल डिलेमास देख सकते हैं वो उस कंपनी की तरफ। तो दोस्तों आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं, इसके बाकी का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब की नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन। थैंक यू।